जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी में। हाजिर हूं मैं आप सबके बीच 9 जनवरी से इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। दोस्तों, करंट अफेयर्स का पोर्शन हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसे इकट्ठा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सब वीडियो को अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों तक शेयर कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पे बिखरे कांटों से ना डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, इजराइल, मालदीव। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज 50 से 70 किलोमीटर तक है तथा इसका रोटेशन 360 डिग्री तक है। इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से DRDL हैदराबाद और DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका भारत डायनामिक्स लिमिटेड में MRSAM का निर्माण किया गया है। अगर इजराइल को देखें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम तथा वहाँ की मुद्रा इजरायली दीनार, वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति रेवलिन है, जिसकी स्थापना इजराइल की 14 मई 1948 को आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई थी। दोस्तों, DRDL को देखें अगर तो DRDL हैदराबाद में स्थित है इसका मुख्यालय, और यह DRDO के तहत इसकी उत्पत्ति हुई थी। जून 1961 में डिफेंस साइंस सेंटर दिल्ली में पूर्ण प्रयोगशाला के रूप में विस्तारित किया गया था DRDL को, और बाद में हैदराबाद स्थानांतरण किया गया था। दोस्तों, DRDO को देखें तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी तथा यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं, और हाल ही में देखें तो टारपीडो बर्नास्त्र का डिजाइन DRDO ने किया था। बाकी ऑप्शंस को देखें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, वहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर, और वहाँ के अभी हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, तथा वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों, ये सब आप पेन कॉपी में लिखते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और एक क्वेश्चन से कम हम 10 फैक्ट कवर करेंगे। तो इसके लिए आप पेन कॉपी उठा के रखें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। एक ऑप्शन हमारा जापान है, तो जापान की राजधानी टोक्यो तथा वहाँ की मुद्रा जापानी येन है। और आखिरी ऑप्शन मालदीव, तो मालदीव की राजधानी माले तथा वहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं A दिल्ली, B बॉम्बे, C जम्मू कश्मीर और D कोलकाता। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तथा जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र डालें तो जम्मू कश्मीर की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी तथा इसकी 2 राजधानी है, श्रीनगर तथा जम्मू। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी तथा जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर में देखें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है तथा यहीं पर श्रीनगर के पास से बैरीनाग झील से झेलम का उद्गम होता है। और झेलम नदी से 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वैदिक काल में झेलम को क्या कहा जाता था? तो झेलम का वैदिक काल में नाम बितास्ता था तथा यूनानियों द्वारा इसे हाइट्सपीस कहा जाता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 114 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीट और राज्यसभा में 4 सीटें हैं। देखते हैं दोस्तों, और औद्योगिक विकास योजना अधिनियम 1951 के तहत कार्य करता है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को कौन सी बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं पहली बार, दूसरी बार,
तीसरी बार और चौथी बार। दोस्तों आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को चौथी बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है। स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक तथा संसदीय नेता होता है और नैन्सी पेलोसी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। वह पहली बार 2007 में स्पीकर चुनी गई थी और 2007 में स्पीकर चुने जाने वाली वह अमेरिका की पहली महिला बनी थी। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है, कुमार गोस्वामी ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? आपके ऑप्शंस हैं, ए केरल उच्च न्यायालय, बी गुजरात उच्च न्यायालय, सी महाराष्ट्र उच्च न्यायालय और डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आपको बता दें कुमार गोस्वामी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है, जो पहले सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तथा साथ ही न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी की जगह ली है इन्होंने, जो अब सिक्किम स्थानांतरित हुए हैं, मतलब एक्सचेंज हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में सिक्किम के आ गए और सिक्किम में आंध्र प्रदेश के चले गए। दोस्तों आंध्र प्रदेश को देखें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, साथ ही यहाँ 3 राजधानियाँ और हैं जो हैं विशाखापट्टनम, हैदराबाद और कर्नूल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी तथा राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं, और इसकी स्थापना इस हाई कोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना की संचालन की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कैनरा बैंक, बी यस बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना की संचालन की घोषणा की है। दोस्तों भुगतान अवसंरचना विकास कोष मतलब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के द्वारा देश में पॉइंट ऑफ सेल POS इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का संचालन की घोषणा की गई है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ नजर डालें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं तथा यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के विमान की सभी महिलाओं वाली पायलट टीम की कमान कौन संभालने जा रही हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट शिवांगी, बी कैप्टन जोया अग्रवाल, सी लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, डी कैप्टन सल्ला टकराल। आपको बता दें दोस्तों उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के विमान की सभी महिलाओं वाली पायलट टीम की कमान कैप्टन जोया अग्रवाल संभालने जा रही हैं। एयर इंडिया की यह टीम सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरेगी और करीब 16,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद 9 जनवरी को बेंगलुरु पहुंचेगी। एयर इंडिया की तरफ नज़र डालें तो एयर इंडिया की स्थापना जुलाई 1930 को हुई थी। इसके प्रमुख वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव बंसल हैं तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1947 में हुई थी और इसके जन्मदाता JRD टाटा हैं। अगर दोस्तों आपको बताएं कैप्टन जोया अग्रवाल के बारे में, तो यह कैप्टन जोया अग्रवाल उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला कैप्टन हैं। दूसरा ऑप्शन देखें लेफ्टिनेंट शिवांगी सेन, तो शिवांगी सेन 2 दिसंबर 2019 को पहली महिला नौसैनिक पायलट बनी थी। हम अगला ऑप्शन देखें अवनी चतुर्वेदी को, तो लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी थी। तथा आखिरी ऑप्शन देखें कैप्टन सल्ला टकराल को, तो कैप्टन सल्ला टकराल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के अनुसार 2020 यूरोप का कौन सा गर्म साल रहा? आपके ऑप्शंस हैं, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आपको बता दें दोस्तों यूरोपीय संघ के अनुसार 2020 यूरोप का पहला मतलब सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा है। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी सेवा द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित किए गए आंकड़ों के अनुसार 27 देशों वाले संगठन के लिए 2020 सबसे गर्म वर्ष रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 2020 यूरोप का सबसे गर्म साल रहा है और यह 2019 से कंपैरिजन किया जाए उसके औसत तापमान से तो 0.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, तथा औद्योगिक काल 1850 से 1900 के औसत तापमान से कंपेयर करें तो वह उससे 1.25 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दोस्तों अगर एक नज़र डालें यूरोप महाद्वीप पर, तो यूरोप महाद्वीप विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है और यहाँ यूराल पर्वतमाला है जो एशिया से यूरोप की प्राकृतिक सीमा बनाती है, और यहाँ माउंट एल्बर्ज यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है तथा यहाँ के घास के मैदान को स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है, जापान को विश्व युद्ध द्वितीय सेक्स स्लेव्स को मुआवजा देने के आदेश किस देश के कोर्ट ने दिए हैं?
आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर कोरिया, बी अमेरिका, सी रूस, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों आपको बता दें कि जापान को विश्व युद्ध द्वितीय सेक्स स्लेव्स को मुआवजा देने के आदेश दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने दिए हैं। इस आदेश के तहत 12 पीड़ितों को मुआवजा देने को कहा गया है और मुआवजा राशि $91,000 की मांग की गई है। दोस्तों आपको दक्षिण कोरिया के बारे में बता दें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है तथा यहाँ की मुद्रा वॉन है और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री मून जे इन हैं तथा दक्षिण कोरिया को शांत स्वभाव की भूमि भी कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी कब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस टीकाकरण पर बैठक रखने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं ए 10 जनवरी, बी 11 जनवरी, बी सी 12 जनवरी, डी 13 जनवरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस टीकाकरण की बैठक रखने की घोषणा की है। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगी तथा DCGI द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वैक्सीन के टीकाकरण पर चर्चा की जाएगी इस मीटिंग में। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किसने एक बड़े साबुन के बुलबुले के अंदर अधिकतम बुलबुले फुलाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। आपके ऑप्शंस हैं ए सुधीर त्यागी, बी चैंग यूटे, सी लोनेक वीरेस, डी साइली बेन्नी। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में चैंग यूटे ने एक बड़े साबुन के बुलबुले के अंदर अधिकतम बुलबुले फुलाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। चैंग यूटे ने बड़े बुलबुले के अंदर 783 बुलबुले फुलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साबुन के एक बुलबुले को अधिकतम बार उछालने का रिकॉर्ड भी इनके ही नाम है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है 9 जनवरी के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय योग दिवस, बी सेना दिवस, सी प्रवासी भारतीय दिवस और डी विश्व व्यापार दिवस। तो दोस्तों आपको बता दें कि 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी के दिन 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तथा प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। यह भारत सरकार द्वारा 2019 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया तथा 2018 में सिंगापुर में मनाया गया। और आपको बता दें 9 जनवरी 2021 को इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा, वह भी वर्चुअल रूप से आयोजित होगा। इसकी नवीनतम थीम देखें अगर तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसकी नवीनतम थीम है। दोस्तों बाकी ऑप्शन पर भी देखें राष्ट्रीय योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक ही है। यह 21 जून को मनाया जाता है तथा इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। हमारा अगला ऑप्शन है सेना दिवस। तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है तथा इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। और आखिरी ऑप्शन है विश्व परिवार दिवस। तो यह 15 मई को मनाया जाता है तथा इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए कारगिल, बी माउंट आबू, सी शिमला, डी श्रीनगर। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कारगिल में हुआ है। टूर्नामेंट में चिकटन के विभिन्न गांवों में भाग लेने वाली 13 टीमें हैं जिसमें 11 पुरुष टीम और 2 महिला टीमें शामिल हैं। यहाँ केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री के द्वारा यह आयोजन होता है, जो कि वर्तमान में किरण रिजिजू केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं तथा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। दोस्तों आपको और बता दें कि इस टूर्नामेंट का उद्घाटन SDM शकर चिकटन और मुख्य अतिथि काचो असगर अली खान ने किया है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी टेलीग्राम पर सुबह 8 बजे इन्हीं क्वेश्चंस के साथ टेस्ट होगा, जो टेस्ट देकर आप ज़रूर चेक करें कि आपने कितना सीखा यहाँ से। अगेन एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत।